कभी कभी क्या होता है ना, हमारे बॉडी में यूट्रस जो है ना, वो दो मुलेरियन ट्यूब आके ज्वाइन होती है, फ्यूज होती है और वो एक ऑर्गन बनता है। क्या पीरियड में स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं? कि लोगों ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया मेंसेस के दौरान। डॉक्टर इसको समझाओ, इसको कितना भी बोलती हूँ तो ये सुनती नहीं है और पैड बदलती नहीं है, दिन भर एक ही पैड लेके बैठती है। बट अगर आपको हाइजीन का, अगर आपको केयर करना है तो याद रखिए कि प्राइवेट पार्ट्स को आपको ड्राई रखना है। ये पीरियड्स नॉर्मल है, माहवारी नॉर्मल है। तो छोटे बच्चों के लिए वी डोंट वांट टू यूज अ टैम्पून और अ मेंस्ट्रुअल कप। ग्लोबली देयर आर स्पेशल स्विम वेयर्स व्हिच आर डिजाइंड फॉर मेंस्ट्रुअल पीरियड। फिर बच्चियों को ऐसा लगता है कि ये मेंसेस ऐसी चीज है जो खाली मेरे को, मम्मी को, दादी नानी को, मासी बुआ को पता है, लेकिन पापा लोग को नहीं पता है। हाँ। उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात किया ना, तो बच्चों के अंदर गलत प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। क्या आपको याद है आपके पीरियड्स की वो पहली फेज, यानी जब पहला पीरियड आया था? कितना सारा कंफ्यूजन था, कितने सारे सवाल थे मन में, घबराहट, शर्म, किससे बात करें, किससे पूछे, ये सवाल, ये सब कंफ्यूजन था। पेरेंट्स और हम लोग इतना ब्रॉड माइंडेड, हम लोग का बॉन्ड नहीं था उस वक्त कि हम इन सभी क्वेश्चंस के बारे में, इन सवालों के बारे में ओपनली उनके साथ बैठ के बात कर सके। तब कोई बड़ी दीदी या फ्रेंड हमें इन सब इसके बारे में बताती थी, नॉलेज देती थी, बट फिर भी ये नॉलेज कहीं न कहीं इनकम्प्लीट था। लेकिन अगर आज आप पेरेंट्स हो और आपके बच्चों को बताना चाहते हो कि कैसे उन्हें ये नॉलेज दें, पहले पीरियड्स के बारे में कैसे बताएँ, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए खास। हाय, हेलो, नमस्कार, मैं आपकी होस्ट माधवी वाडकर वेलकम यू ऑल ऑन आवर नवभारत पॉडकास्ट ऑन स्पेशल सीरीज सेहत की बात। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब लड़कियों को पहला पीरियड आता है, पहली मासिक तारीख आती है, तो कैसे उन्हें समझाना है, इसके बारे में कौन सा नॉलेज देना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें उन्हें बतानी है और कैसी तैयारी करनी है। तो इस आज के इस एपिसोड में एक पेरेंट और चिल्ड्रन का बॉन्ड कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस सेहत की बात विद डॉक्टर मुकेश गुप्ता। डॉक्टर, वेलकम यू ऑन भारत पॉडकास्ट स्टूडियो। सबसे पहले क्या कहेंगे, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं कहूँगा, जो मेरे चैनल में हमेशा कहता हूँ, हाय आई एम डॉक्टर मुकेश गुप्ता, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम लेनेस्ट मलाड मुंबई। आज का जो टॉपिक जो है, आपने मुझे इनवाइट किया है ऑन एडोलेसेंट हेल्थ, ये एक टॉपिक मेरे बहुत ही दिल के पास है। मुझे लगता है कि अगर हम आने वाली जनरेशन्स को बेहतर कर लें और उन्हें इसके बारे में ज्ञान दे दें कि उनके शरीर में जो बदलाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसे कैसे हैंडल करें, आई थिंक देन वी हैव डन एज आवर जॉब एज डॉक्टर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। सर, मैं और एक पूछना चाहूँगी बिकॉज़ मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको अवार्ड भी मिला है, यानी आप बहुत से स्कूल में, आई थिंक मोर देन 25 इयर्स आप स्कूल कॉलेजेस को, बच्चों को इसके बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें नॉलेज देते हैं, एंड यू हैव रिसीव वोन एन अवार्ड आल्सो फॉर दिस फ्रॉम पॉक्सी। So basically, long back when I was just starting my medical career, उस वक्त ना एक फॉक्सी, हमारी जो पेरेंट बॉडी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियल गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया, जिसके करीब करीब 50,000 गायनेकोलॉजिस्ट मेंबर हैं, उनने एक थीम किया था एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर, एंड उसके अंदर मुझे नेशनल प्राइज मिला था हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस पे। एंड दैट मोटिवेटेड मी टू गो टू स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री, मेनली अब जहाँ हैं हम वहीं पे करते हैं, बॉम्बे में। एंड अब मैं लाड में हूँ तो आसपास के सारे स्कूल्स में जाता रहता हूँ, where we go and train as a social gesture all the parents and teachers and children on menstrual health and hygiene. से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एक हर लड़की के लाइफ में ना ये एक फेज आती है, उसका फर्स्ट पीरियड। बहुत घबराहट होती है, शर्म होती है, बहुत से कंफ्यूजन और सवाल होते हैं। और हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, वी डू ऑल रिचुअल्स, बट जब ये रिचुअल्स के साथ ही जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, वो बच्चों को नहीं मिलती। एंड माई टूडेज मोटिवेशन यही है कि ये हमारा जो आज का पॉडकास्ट है, इसमें से हम ये पूरी जानकारी बच्चों तक, पेरेंट्स तक और गार्डियंस तक दे पाए। सो आई हैव मेड सम सेगमेंट्स फॉर दिस। जैसे कि हमारी फर्स्ट सेगमेंट रहेगी बेसिक जानकारी, जिसमें हम बात करेंगे टोटल बेसिक अबाउट गूगल पर सबसे ज़्यादा गूगल आंटी जो सवाल पूछे जाते हैं। सेगमेंट 3 विल बी दी हाइजीन और प्रोडक्ट से जुड़े सवाल। सेगमेंट 4 मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल सपोर्ट। सेगमेंट 5 परिवार और स्कूल की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट होती है। Okay. सेगमेंट 6 तैयारी कैसी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, गाइडेंस अबाउट दिस। एंड सेगमेंट 7 हेल्थ मंत्रा फ्रॉम डॉक्टर मुकेश गुप्ता। एंड सेगमेंट 8 सच है या झूठ है, ट्रू या फॉल्स। बहुत से मिथ्स होते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेगमेंट 1, दैट इज बेसिक जानकारी पाठशाला।
तो सबसे पहला पीरियड यानी मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत कब होती है? देखिए एक लड़की की लाइफ में जब उसका बॉडी रेडी हो जाता है, परिपक्व हो जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, तब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं मेनार्की, जो पहली बार उन्हें मेंसेस आता है। अब ये आम तौर पे 10 इयर्स से 15 इयर्स के बीच में हो जाता है। किसी-किसी को जल्दी हो जाता है तो हम उसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, किसी को लेट हो जाता है तो हम उसे डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं। बट आम तौर पे ये स्कूल के समझ लो आपकी बच्ची जब स्कूल में है, तो अगर आप मैथ्स लगाते हैं समवेयर अराउंड 5th-6th स्टैंडर्ड से लेके 9th-10th स्टैंडर्ड के बीच में आ ही जाता है। सुना जब मैं भी स्कूल में थी, जब पीरियड्स आता था, समझ में नहीं आता था और ये ऐसे लगता था व्हाट इज़ दिस? ये ब्लड कैसे आ रहा है? क्या है एग्ज़ैक्टली द पीरियड मीनिंग? और जो मुझे हो रहा है, क्या वही मेरे फ्रेंड को भी सेम सिम्पटम्स आ रहे हैं? ये वाला ही सवाल। एक मैं ना एक किस्सा बताता हूँ आपको। एक बार ना मेरे पास एक पेरेंट्स के साथ में बच्चे को लेके आए थे। मदर आई थी, मदर के साथ में उसकी देरानी या सिस्टर इन लॉ और बच्चे को लेके आए थे। और वो बच्चे को लेके आई और बच्चा ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। तो मैंने मदर से पूछा, "हाँ, बोलिए।" तो मदर बोली, "डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम हो गई है।" मतलब पहला स्टेटमेंट क्या था कि एक प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम गई हो है, गई है। ठीक है? मैं बोला, "क्या हुआ?" तो फिर उसने धीरे से मेरे को आके कान में बोला कि इसको ना वो वाला प्रॉब्लम हो गया है। मैं बोला क्या? तो मुझे घबराते-घबराते मदर बोली कि उसको मेंसेस चालू हो गया। मतलब जब माँ ही इतना घबरा रही है बताने में, तो उसने क्या ही बच्चे को समझाया होगा। अच्छा पिक्चर यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे सुनिए किस्सा। फिर मैंने बच्चे को बोला कि ठीक है, आप इनसे बात कीजिए ना ऐसा मुझे बोला कि आप समझाओ ना बच्ची को। अब इंसिडेंटली दैट मदर की फैमिली के बहुत सारे लेडीज़ मेरी पेशेंट्स थी, तो दे वर फैमिली एकदम हमसे कंफर्टेबल थे, तो शी वांटेड मी टू स्पीक टू द चाइल्ड। तो मैंने बोला ठीक है, तो बच्चे से मैंने बात की। तो मैंने उसको बोला क्या हुआ बेटा? तो और ज़ोर से चिंगाड़ के रोने लगी। बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने मेंसेस के बारे में समझाया, उसको एक्सप्लेन किया कि कुछ चिंता वाली बात नहीं है, सब ठीक है। आपने किसी को बताया बेटा? तो बोले हाँ। मैंने किसको बताया? बोले मेरे फ्रेंड को बताया और फिर और ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के रोने लगी। बोली क्या हुआ? मेरी फ्रेंड बोली तुझे ब्लीडिंग हुआ है ना, अब तू मरने वाली है। हाँ। मतलब जब हम अपने छोटे से बच्चे को सोचते हैं कि कैसे वो उनका दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाता है, किस विचार में, तो ये क्यों हो रहा है? हु इज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल? क्या ये डॉक्टर ने बचपन में जब उसको पता है तो उसको समझाना चाहिए, जब पेरेंट्स हैं उन्हें समझाना चाहिए या टीचर्स हैं स्कूल में जिन्हें समझाना चाहिए? ये जवाबदारी किसकी है? सो ये हम सबकी जवाबदारी है। हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और मैं कहूँगा मीडिया पर्सन्स की भी है क्योंकि नॉलेज प्रोपगेशन तो आप लोगों का काम है, यस, यस। आप लोगों ने ठेका ले रखा है। तो इसलिए सर ये स्पेशल एपिसोड मैंने बनाया है इसी के लिए। सर सिम्पटम्स कौन से होते हैं? देखो हमारे मेडिकल में है ना एक बेसिक डिक्टिम है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब उसी तरह से हम एक चीज़ और करते हैं, वेल प्रिपेयर्ड इज़ हाल्फ जॉब डन। यानी कि कोई प्रॉब्लम ना हो उसके पहले ही हम उसको प्रिवेंट करने का प्लान कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको पता है आपकी बच्ची की उम्र बढ़ रही है, तो उसे मेंसेस आने तो वाले हैं ही हैं एंड वी ऑल एक्सपेक्टिंग, पर ये पता नहीं कि एग्ज़ैक्टली किस कब दिन आएगा, कौन से कौन महीने से महीने आएगा। आएगा? पर आप उसको पहले से सेंसिटाइज़ कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे नॉलेज दे सकते हैं। तो एटलीस्ट वो ऑकवर्डनेस, कन्फ्यूजन, डिफ़िकल्टी और फ़ियर ना हो। याद रखें, आपकी जो ये छोटी-सी बच्ची है, उसे ब्लड के नाम से और खून के विज़न से, विज़ुअल से बहुत ज़्यादा खौफ़ हो जाएगा, यदि उसको पहले से पता नहीं है कि ये क्या है तो। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपके शरीर में बिफोर मेंसेस देयर आर सम चेंजेस व्हिच कैन कम। जैसे हम जिसे हम कहते हैं एड्रिनाक एंड थैलाक, यानी डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर, प्राइड पार्ट में जो हेयर आता है वो, एंड देन थैलाक यानी कि छाती का ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। ये ओके। एक्चुअली मेंसेस शुरू होने के पहले से ही शुरू हो जाता है। सो आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि उसके बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं और अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये शुरू होते ही अगले महीने आएगा, इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, समटाइम्स मंथ्स एंड मंथ्स। सो आप बेबी को, बच्ची को आप पहले से ही उसे ज्ञान दें और समझाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसको बताएँ कि ऐसी परिस्थिति में आप अपने हाइजीन का और अपने मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को, अपने कपड़ों को खराब ना होने के लिए क्या प्रिकॉशन स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। राइट। और उसके लिए आप एक किट बना के मदद कर सकते हैं और उसकी गाइड कर सकते हैं और ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो उन्हें बता सकते हैं कि हो सकता है आपको थोड़ा मेंसेस आने के पहले पेट में हल्का सा क्रैम्पी वाला फीलिंग हो या पेन हो एंड यू विल फील अ लिटिल वेटनेस एंड आपको लगेगा कि कुछ डिस्चार्ज हो रहा है। कहते हैं हमें थोड़ा पहले व्हाइट व्हाइट डिस्चार्ज जैसा लगा और फिर मेंसेस चालू हुआ। तो आप उनको पहले से आइडिया दें कि अगर ऐसा कुछ भी डाउट लगा तो अगर ब्लीडिंग नहीं भी है तो भी पैंटी लाइनर लगाने में कोई नुकसान नहीं है। आप लगा के उसको दे सकते हैं अगर उसको आपको लग रहा है कि इट इज़ इनेविटेबल। आई थिंक दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर दी ऑल द पेरेंट्स एंड द गार्डियंस बिकॉज अगर बॉडी में लड़कियों के बॉडी में ऐसे कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो वी कैन टेक दिस
वी कैन प्रिपेयर फॉर द चाइल्ड उन्हें कि मेंटली प्रिपेयर कर मेंटली देना है, प्रिपेयर कर बिकॉज़ सकते आप हैं। प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते कि किस दिन यस। मेंसेस आने वाला है, तो आप कब तक और कितने दिन तक परेशान रहोगे? तो बोला कि कभी भी होगा बेटा, चिंता नहीं कर, इट्स ओके, इट्स Yes. So now move ahead to our segment 2. That is my favorite segment, Google Aunty. नॉर्मल। गूगल पे जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट, पहला पीरियड आने पर यानी ब्लड फ्लो कैसे होता है? देखिए, जब पहला पीरियड आता है ना, तो हार्डली, अगर एमएल में बोले तो 30-40 एमएल भी नहीं ब्लड निकलता है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, पहले पीरियड के पहले अगर मेंसेस आ रहा है तो बच्चे को समझाओ कि भाई ठीक है, 2-4 चम्मच ब्लीडिंग होगी, बेटा चिंता नहीं करो, टेंशन मत करो, एंड वंस यू एक्सप्लेन टू देम इट इज़ ओके। तो ये जो क्वेश्चन है कि कितना अमाउंट है, मे बी 1 और 2 पैड्स इज़ व्हाट दे विल फर्स्ट एक्सपीरियंस। किसी-किसी को बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है फर्स्ट मेंसेस में। ऐसा कुछ हो तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें और दिखा दें। ओके। पहला पीरियड कितने दिन तक चलता है? As less as 1 or 2 days and as high as 6 to 7 days. But normally 3 to 5 days is the average जो ब्लीडिंग होती है। सो आप बच्चे को समझा दें कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, शुरू-शुरू में ऐसा ब्लीडिंग हो सकता है और स्पॉटिंग में कंटिन्यू फॉर अनदर 1 और 2 डेज़, सो डोंट गेट वरीड, इट्स फाइन। क्या पीरियड के दौरान नहाना चाहिए या नहीं? देखिए, पीरियड के समय आपको अपने हाइजीन का एक्स्ट्रा केयर करना है, ये बच्चे के दिमाग में आपको घुसाना है। यानी कि इन्फेक्शन ना हो, उसका खतरा ना हो, इसलिए आपको केयर करना है। वो ज़माना गया जब कहते थे कि पीरियड के टाइम में नहा नहीं सकते। ऐसे कई बार हमारे पास ऐसे बच्चे लोगों को, पेरेंट्स लोगों को टीचर्स लेके आती है, बोले कि भाई इनके घर में, बोले हमारे क्या करें, हमारे घर में रूल है कि सीधा तीसरे दिन या चौथे दिन जब पीरियड खत्म हो तभी नहाने का, उसके पहले नहीं नहाने का। देखिए, वो ज़माना अलग था। तब जो हमारे पूर्वजों ने जब ये रूल्स बनाए होंगे, तब उस वक्त आपको नदी पे जाके नहाना पड़ता था या तालाब में जाके नहाना पड़ता था या आपको कुएं पे जाके नहाना पड़ता था। अभी ये ज़माना नहीं है। अब आज के ज़माने में यू हैव अ पर्सनलाइज्ड बाथरूम जिसके अंदर आप बच्चे को हाइजीनिकली हेल्प कर सकते हैं। सो अगर उसका हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ तो उसको इन्फेक्शन होने के रिस्क हैं, एंड दैट कैन बी अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, नॉट जस्ट उस महीने में, आने वाले उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा। सो प्लीज़ फॉर गॉड सेक, बच्चे को हाइजीन मेंटेन करना आप सिखाएं। क्या पीरियड में स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। आंसर इज़ येस। अगर आप गूगल आंटी से ही और पूछेंगे तो देखेंगे कि लोगों ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है मेंसेस के दौरान और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है मेंसेस के दौरान। सो ऐसा नहीं है कि मेंसेस आएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और परफॉर्मेंस मार खा जाएगा और आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, पहली बात। दूसरी चीज़, फिज़िकल एक्टिविटी ऑन द कॉन्ट्री, एक्सरसाइज़, स्ट्रेचिंग, ये सब चीज़ें मदद करती है। ऑब्वियसली अगर आपका एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगा तो ब्लीडिंग होने का और कपड़ा खराब होने का खौफ रहता है, डर रहता है। लेकिन आजकल जो मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट के लिए जो हमें चीज़ें, साधनें मिलती हैं, तो उससे एक्चुअली बहुत आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हैं और आपकी रूटीन नहीं डिस्टर्ब हो सकती है। इमेजिन एक बच्ची को बोला जो अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम में है या अपने स्कूल के क्रिकेट टीम या वॉलीबॉल टीम या कोई भी टीम में है, और उसको बोला कि भई अब तुम प्रैक्टिस पे नहीं जा सकते हो 4 दिन, 5 दिन, महीने में। तो वो तो बहुत ही बड़ा इश्यू हो जाएगा उसके लिए। तो कैसे मानेगी? सो यू हैव टू ऑन द कॉन्ट्री सी टू इट दैट शी गेट्स सपोर्टिव गारमेंट्स एंड सपोर्टिव ऐसी चीज़ें जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स हैं, पैड्स हैं, ये सब चीज़ें जो उसे मदद करें। इनफैक्ट आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। मेरी यस। एक पेशेंट थी जिसकी डॉटर वाज़ नेशनल लेवल स्विमिंग ओह। चैंपियन एंड पार्टिसिपेंट। अब उस लड़की का एक ही स्टेटमेंट था कि मुझे मेंसेस क्यों आ रहा है? मुझे स्विमिंग जाने नहीं मिलता है। एंड शी वॉज एक्सट्रीमली रिजिड दैट मुझे तो स्विमिंग जाना ही है और घर में कलेश हो गया। सो देन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट साइंटिफिकली, अभी सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, मुझे मालूम है आप लोग चिढ़ने वाले हो, ये बोले ये क्या बोल दिया डॉक्टर ने। एक्चुअली साइंटिफिकली स्विमिंग जा सकते हैं, लेकिन इशू है कि हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्विमिंग जा रहे हो तो बाकी लोगों को इन्फेक्शन हो, बाकी लोगों को तकलीफ हो या बाकी लोगों को आप अपने पर्सनल इशू से डिस्टर्ब करें। सो उसको मैनेज करना पड़ता है। सो ग्लोबली देर आर स्पेशल स्विम वेयर्स विच आर डिजाइंड फॉर मेंस्ट्रुअल पीरियड, ओके। जिसके अंदर स्पेशल पैडिंग एंड पैकिंग होता है जिससे वो लीक प्रूफ हो और लीकिंग ना हो, और प्लस tampons and menstrual cups have been recommended to reduce the chance of leakage, and absolutely nil amount of leakage हो जाता है। so अब जो लोग प्रोफेशनली और जो लोग इस चीज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं स्विमिंग, वो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिससे कि उनका परफॉर्मेंस और उनका प्रैक्टिस डिस्टर्ब ना हो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एज ग्रुप। अभी ऐसे हो गया है सर कि बहुत आइदर जल्दी बच्चों को पीरियड्स आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं, तो ये दोनों जो कंडीशंस है, जल्दी आना और लेट आना, ये नॉर्मल है या वी नीड टू टेक केयर नहीं, ऑफ अगर दिस? आपके बच्चे को 9 साल के पहले भी मेंसेस आ रहा है या 15 साल के ऊपर निकल कर मेंसेस नहीं आया, तो आपके डॉक्टर को तो मिलना चाहिए आपको।
सो बहुत जल्दी मेंसेस आना भी दिक्कत आ सकती है बिकॉज उसका हार्मोन प्रीमेच्योरली डेवलप हो गया है। तो इट कैन बी एक्चुअली अ सिचुएशन कि उसके बाकी हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस है और जिसकी वजह से उसको आगे दिक्कत आ सकती है। सो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब उसके बारे में हम डिटेल में आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे अगर वो परिस्थिति होगी। लेकिन एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं कि अगर आपने सही समय पे एक्शन नहीं लिया तो इट कैन इम्पैक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो एंड इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। उसकी हाइट भी समय से पहले रुक जाना, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो प्लीज़ आपके डॉक्टर से आप बात करके उसको इमीडिएटली चेक कराएं। और अगर उसका मेंसेस किसी लड़की का 15 साल हो गए और नहीं आया तो प्लीज़ एक बार 15-16 साल पे डॉक्टर को जाके मिल लीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि अगर आपको 15 साल पे मेंसेस नहीं आया तो ये तो चेक कर लो कम से कम डॉक्टर के पास जाके कि कोई मेजर इश्यूज तो नहीं है। कभी कोई न्यूट्रिशन इशू है, कभी कोई हार्मोनल इशू है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका एनाटमी में गड़बड़ है। तो ओके। जैसे कि एक किस्सा बताता हूँ, हमारे पास एक पेशेंट को लेके आए थे 14 साल की उम्र में। उसको हर महीने पेन होता था लेकिन मेंसेस नहीं आता था। सो बोले ये क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने चेक किया उसका। तो सोनोग्राफी एक बहुत सरल तरीका है, हमने चेक करके देखा, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपके बच्चे को अगर डॉक्टर ने बोला सोनोग्राफी कराए तो बेझिझक करा लीजिए। तो उसमें पता चला कि उसका जो नीचे का जो योनि मार्ग है, वजाइना के बाहर का जाने का रास्ता है, वहाँ हाइमेन जो है वो एकदम रिजिड था और टोटली क्लोज था, जिसे हम कहते हैं इम्परफोरेट हाइमेन। और उसकी वजह से सारा ब्लड अंदर ही इकट्ठा हो रहा था। ओह! अब वो अंदर इकट्ठा होने की वजह से अंदर ही अंदर उसको गांठ जैसा हो गया था खून की। फिर हमें एक छोटा सा प्रोसीजर करना पड़ा उस बच्ची को एंड वो सॉल्व कर दिया हमने। और जैसे ही वो सॉल्व हो गया उसके बाद में उसको नेक्स्ट टाइम से मेंसेस रेगुलर आने लगा। अभी प्रश्न आता है कि आगे जाके इसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दिक्कत होती है दिक्कत क्या? होगी, हाँ। अगर सही समय पे एक्शन नहीं लिया तो हो सकती है। और इलाज करते वक्त कुछ चीज़ों का हमें स्पेशल केयर करना पड़ता है जिससे ये दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर उस वक्त वो इन्फेक्शन हो गया या इलाज करते वक्त हमने जरा उस चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो आगे दिक्कत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर अगर ये सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बच्ची के बारे में यदि मैं आपको बताऊँ तो आगे जाके यही बच्ची मेरे पास में आई, शादी होने के बाद में उसकी डिलीवरी हुई और मैंने ही उसके बच्चे को डिलीवर करके उसको दिया था। तो ऐसा है कि ये चीज़ सॉल्वेबल है और मैनेज हो जाती है। सर, जैसे आपने अभी कहा कि ये एक्सपीरियंस वो बच्चे का था, वैसे ही ऐसे कौन से वार्निंग साइन्स हैं जो पेरेंट्स के लिए, अगर बच्चे को पहले पीरियड आ रहा है या शी इज़ गोइंग थ्रू द फर्स्ट पीरियड, कौन से ऐसे सिम्पटम्स या साइन्स हैं जो ऑब्जर्व करके उन्हें कंसल्ट करना है विद द डॉक्टर्स? सबसे पहले टाइमिंग, अगर बहुत ही जल्दी आ रहा है या बहुत ही लेट हो गया और नहीं आया तो डॉक्टर को मिलना चाहिए। ओके। और जब मेंसेस आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा सीवियर क्रैम्प्स हो रहा है तो भी डॉक्टर को दिखाएं। अब एक और किस्सा सुनाता हूँ। हुँ। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे बॉडी में यूट्रस जो है ना वो दो मुलेरियन ट्यूब आके ज्वाइन होती है, फ्यूज होती है और वो एक ऑर्गन बनता है। और कभी कभी उसमें मुलेरियन एजेनेसिस नाम की परिस्थिति होती है जिसके अंदर, या डिसजेनेसिस, जो भी नाम देना चाहें, उसमें वो परफेक्टली दोनों फ्यूज होकर परफेक्टली डेवलप नहीं होती है। तो आधा यूट्रस परफेक्टली डेवलप हो गया और रिमेनिंग हाफ नहीं हुआ। ओह! कभी कभी जॉइंट तो हो गया लेकिन बीच में पार्टीशन रह गया। कभी कभी एक पार्ट के अंदर कैविटी बन के रह गई जो ब्लीडिंग अंदर ही अंदर हो रही है, बाहर आने का रास्ता नहीं है, और दूसरा पार्ट से ब्लीडिंग फ्लो हो रहा है। तो उसे मेंसेस तो हो रहा है लेकिन दूसरा पार्ट जो हाफ है उसके अंदर ब्लीडिंग अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रही है। सो उसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हॉर्न। और वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है ब्लीडिंग और वो बहुत पेन और बहुत दिक्कत करता है और उसको फिर हमें एक्चुअली इलाज करना पड़ता है, उसको रिज़ॉल्व करना पड़ता है, कभी-कभी सर्जरी करना भी पड़ सकता है। ये चीज़ें अगर होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे को मेंसेस में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर को जाके दिखाएँ और चेक करा लें। अगर आपके बच्चे को बहुत अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही है और रुक ही नहीं रही है, तो भी आप बता दें। जैसे एक एक और कंडीशन बताता हूँ। एक बच्ची को लेके आए थे, उसको ब्लीडिंग इतनी हैवी, इतनी हैवी, इतनी हैवी, रुक ही नहीं रही थी बहुत। फिर हमने जब उसका कोगुलेशन प्रोफाइल कराया तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक कोगुलेंट फैक्टर होता है, उसकी कमतरता थी, जिसकी वजह ओके। से उसकी ब्लीडिंग आसानी से रुकती नहीं थी। इसका भी हमें मैनेज करना पड़ा। फिर हेमाटोलॉजिस्ट की मदद से हम उसको मैनेज करके उसको रिज़ॉल्व करते हैं। ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ, सो रिमेंबर, अगर कोई चीज़ आउट ऑफ ऑर्डिनरी लगती है तो हम उसको सोचते हैं कोई बात नहीं, ये तो होता है, जाने दो, इग्नोर करो, ऐसा मत करो। आप डॉक्टर को दिखा के रूल आउट करके, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, रूल आउट करके फिर इग्नोर करो। पहले से अपनी मर्ज़ी से घर में बैठे-बैठे इग्नोर मत आई थिंक कीजिए। घरेलू नुस्खे से पहले हम लोग को डॉक्टर कंसल्ट करना बहुत यस, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर सही समय पे एक्शन ले लिया तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होता है। राइट। लेकिन अगर आपने वो प्रॉब्लम को छोड़ दिया कि देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, बाद में देखते हैं, तो फिर रह जाएगा। सो मूव अहेड टू आवर सेगमेंट 3, दैट इज़ हाइजीन और प्रोडक्ट से जुड़े सवाल। जैसे कि आपने कहा था कि टैम्पून या पैंटी पैड्स है, वैसे जो है हम ऑप्शंस में ले सकते हैं। क्या इससे इन्फेक्शन हो सकता है? टैम्पून हो या पैंटी पैड्स हो? देखो, सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए मैं पहले बात करूँगा एंड देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हाइजीन प्रोडक्ट्स एंड यस। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, आई विल टॉक अबाउट दैट। तो छोटे बच्चों के लिए वी डोंट वांट टू यूज़ अ टैम्पून और अ मेंस्ट्रुअल कप फॉर देम एट अ यंग एज। वी वुड फर्स्ट ऑफर देम सिंपल सैनिटरी नैपकिन्स या पैंटी लाइनर्स या पैंटी पैड्स, व्हाटएवर नेम यू वांट टू से। ऑल दोज़ थिंग्स हैव अ वैल्यू बिकॉज़ उससे क्या होता है कि अ
यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द एनाटमी। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप या इफ़ यू आर यूजिंग एनी टैम्पून्स तो आप उसको अंदर इंसर्ट करते हैं। अब छोटे बच्चे हैं ना, उसको याद नहीं रखेंगे, केयर नहीं करेंगे। आपकी बच्ची, आपको पता है कि कितना अपना उस उम्र में केयरफुल होती है और कितना केयरलेस होती है। सो आप टैम्पून डाल दिए अंदर और भूल गए और फिर बाद में इन्फेक्ट हो गया तो दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए वो रिस्क हमें नहीं लेना है। नंबर 2 इज़ दैट आजकल ये प्रोडक्ट्स हैं ना, बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ के मिलते हैं, अलग-अलग टाइप्स के मिलते हैं, अलग-अलग डिज़ाइन के मिलते हैं, जो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे तो अलग-अलग टाइप के इतने सारे वैरायटी होते हैं। इनफैक्ट अगर आप वहाँ पर किसी एक्सपर्ट से बात करो तो आपको गाइड भी कर सकते हैं, वरना नहीं मिले तो हम आपको बता देते हैं। तो सिंपल पैड डी लाइनर पैड्स होते हैं जो कि पैड की तरह यूज़ होते हैं। उनका जो मटीरियल होता है, उसके अंदर एक होता है जो बाहर का लेयर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राई वीव टेक्नोलॉजी होता है, अलग-अलग टेक्नोलॉजी जो ऊपर से आपको ड्राइनेस फ़ील करे, लेकिन अंदर से उसकी एब्ज़ॉर्बेंट कैपेसिटी अच्छी होती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो गीलापन है वो डिस्टर्ब करता है और वो गीलापन है उससे आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, एंड ऑफ कोर्स वेटनेस एंड मॉइस्चर कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर फंगल इन्फेक्शन। देन अंदर जो उसके जो पैड होता है उसके अंदर आजकल एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है जिससे कि ज़्यादा ब्लीडिंग यदि हो तो वो एब्जॉर्ब कर ले। तो अब आपका फ्लो कितना है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। कई लोग तो ऐसा है कि पहले दिन हमें ब्लीडिंग कम होती है तो हम वो सादा वाला ले लें, और बाद में ब्लीडिंग हेवी हो रही है तो हम उसको हाई एब्जॉर्बेंट वाला ले लें। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए एंड अपने हिसाब से ब्लीडिंग के पैटर्न से आप चूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इश्यू आता है कि इन्फेक्शन का रिस्क क्या है। देखिए अभी हमारे पास ना मदर्स आती हैं बच्चों को लेके, डॉक्टर इसको समझाओ, इसको कितना भी बोलती हूँ तो ये सुनती नहीं है और पैड बदलती नहीं है, दिन भर एक ही पैड लेके बैठती है। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन होगा, क्योंकि इन्फेक्शन। वहाँ पर गीलापन होने की वजह से, मॉइस्चर की वजह से फिर रैश हो सकता है और फिर यू कैन गेट इन्फेक्शन इन द प्राइवेट पार्ट्स। सो वो चीज़ आपको समझानी है बच्चे को कि इन्फेक्शन होगा तो वहाँ इन्फेक्शन कैसे पता चलेगा। वाइट डिस्चार्ज होगा, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, रैश होगा, रेडनेस होगा, फुंसियाँ या बॉइल्स डेवलप हो सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स अगर आप बच्चे को समझाओगे तो बच्चा समझेगा। दूसरा चीज़ होता है डॉक्टर, इसको समझाओ, हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में बोलती है पैड बदलो, बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और बोले पैड्स कितने महँगे आते हैं, कहाँ से लेके आऊँ मैं इतने सारे पैड्स इसके लिए? देखिए, आपको ये चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ें आपको एडजस्ट करना है और वो चीज़ से यूज़्ड टू हो जाते हैं। फिर कई लोग कहते हैं कि नहीं हम तो वी डोंट वांट टू यूज़ पैड्स, वी वांट टू यूज़ रीयूजेबल पैड्स। आजकल एनवायरमेंटलिस्ट भी काफ़ी कहते हैं कि इस चीज़ का, अब देखिए आप रीयूजेबल, क्योंकि हमारे पुरखों ने तो रीयूजेबल ही यूज़ किया था, लेकिन हाइजीन मेंटेन करना उसमें इम्पोर्टेंट है। पुराने ज़माने में साड़ी का टुकड़ा, धोती का टुकड़ा, कपड़े के टुकड़े के अंदर कॉटन लगा के लोग यूज़ किया करते थे। लेकिन आप समझ लिए कि वो चीज़ में खराबी नहीं है, लेकिन वो चीज़ कन्वीनिएंट नहीं है। आपकी बच्ची के लिए अगर कोई कन्वीनिएंट ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपने इस प्रकार के कपड़े यूज़ किए, हो सकता है कि वो आप प्रॉपर्ली हाइजीनिकली उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, वॉश नहीं कर पा रहे हैं और आप अपनी बच्ची को इन्फेक्शन दे देंगे। तो वो चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। पर अगर आप वो चीज़ सारा स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे हैं और मैनेज कर पा रहे हैं, तो बी माय गेस्ट, इट इज़ योर कॉल, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसका जो एडवांटेज है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर एक इश्यू आता है कि मेंस्ट्रुअल कप्स का, कैन वी यूज़ इट फॉर चिल्ड्रन? आंसर इज़ दैट it is a call that you and your child and your family can take. अगर menstrual cup, some people are very used to it, बट याद रखें कि menstrual cup अगर आप यूज़ करते हैं तो एक्चुअली द होल आइडिया इज़ कि इसको वजाइना में अंदर पुश करते हैं, योनि मार्ग में अंदर पुश करते हैं और हाइमेन विल डेफिनेटली बी लूजन अप और ओपन। एक्चुअली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये साइकोलॉजिकल है कि आगे जाके बाद में आप, आपकी बच्ची स्पेशली, उसको मन में ये डिप्रेशन या रॉन्ग फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मेरा हाइमेन ओपन हुआ है तो अब मेरे मैरिड लाइफ में कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पर्सनल पार्टनर के साथ नहीं। तो ये एक एक्चुअली एक बहुत बड़ा टैबू है जो हमारे समाज में, हमारे नहीं पूरे विश्व में समाज में चलता है। तो वो चीज़ आपको पहले से ही क्लैरिफाई करके कॉन्फिडेंस देके फिर यूज़ करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टैम्पोन्स आते हैं उसमें भी अलग-अलग साइज़ आते हैं, कप्स आते हैं उसके अंदर भी अलग-अलग साइज़ आते हैं, जैसे पैड्स में अलग-अलग साइज़ आते हैं। तो आपके बॉडी के हिसाब से कौन-सा आपको सूट करेगा, आप वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक बच्चे को कन्वीनियंट और कंफर्टेबल क्या है, ये 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सो कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, कंफर्टेबल एंड सेफ। सेफ, हाइजीन। से हाइजीन में सबसे ज़्यादा अगर ध्यान किस बात के लिए रखना चाहिए? सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि देखिए कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखना है और आपको उस क्लीन करने के लिए अगर पैड्स को रिकरेंट चेंज करना पड़े तो करें।
डिपेंडिंग ऑन योर ब्लीडिंग 3-4 पैड दिन में आप बदल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो प्लीज़ आपके डॉक्टर को दिखाएँ और बताएँ। अगर मोर देन 2 टू 3 फुल्ली सोक्ड पैड जा रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से बात कर लें। अगर आपको क्लॉट्स बहुत जा रहे हैं तो एक बार आपके डॉक्टर से बात कर लें। बट अगर आपको हाइजीन का अगर आपको केयर करना है तो याद रखें कि प्राइवेट पार्ट्स को आपको ड्राई रखना है। कंटिन्यूअस मॉइस्चर 24 घंटे अगर रहता है तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनदर थिंग, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका वहाँ का पीएच बदल जाता है। नॉर्मली जो वजाइन का पीएच है, जो एसिडिक पीएच है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन। हमारे योनि मार्ग में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेल्दी माइक्रोबायोटा है, जो वहाँ इन्फेक्शन नहीं होने देता है। ओह! लेकिन जब अगर आप वो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, बाहर से कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं या मेंस्ट्रुअल ब्लड आ रहा है, तब ये दिक्कत हो सकती है कि आपके प्राइवेट पार्ट पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से कई बार लोग कहते हैं कि मेंसेस के बाद में मुझे थोड़े दिन तक इन्फेक्शन लगता है और ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई यू नीड टू मेंटेन दैट। अब एक चीज़ और मैं यहाँ टिप दूँगा, कई लोगों को हैबिट होती है कि मेंसेस के टाइम पे आप पानी का जेट स्प्रे लेके डुश करके अंदर से साबुन से पानी से धोने की कोशिश करते हैं। बैड आइडिया। यू आर ओके। नॉट सपोज्ड टू डू दैट बिकॉज़ वजाइना अपने आप को साफ करने की प्रकृति रखता है। इट हेल्प्स इन क्लीनिंग इट ओन सेल्फ। सो उसकी वजह से वो अपने आप को साफ कर लेता है। तो जब आप बाहर से अगर जेट स्प्रे यूज़ कर रहे हैं या अगर आप हाइजीनिक तरीके से क्लीन नहीं कर रहे हैं या केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ का पीएच और जो वहाँ की हेल्दी माइक्रोबायोटा है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। सो यू हैव टू मेंटेन हाइजीन रीज़नेबली बट डोंट गो ओवरबोर्ड। एक किस्सा बताता हूँ, मेरी एक पेशेंट थी, शी वाज़ फ्रॉम एयरलाइन इंडस्ट्री एंड शी वाज़ वेरी हाइजीन फ्री। उसको थोड़ा-सा ओसीडी था ओके। एंड शी यूज्ड टू क्लीन हरसेल्फ वेरी थॉरोली एंड डॉक्टर मुझे मैं एकदम साफ रहती हूँ, मैं अपने आप को बहुत केयर करती हूँ। मैंने मतलब कोई पार्टनर्स वगैरह ही नहीं है, तो भी मेरे को व्हाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सो हमने जब डिगिंग किया पता चला कि उसको हैबिट थी, वो एवरीडे अपने वजाइना को डूश करके साफ करने के लिए अंदर से जेट स्प्रे से साफ करती थी एंड दैट वाज़ लीडिंग टू डिस्टर्ब्ड माइक्रोबायोटा एंड दैट वाज़ लीडिंग टू रिकरेंट इन्फेक्शंस। ओके। सो देन हम उसको रिड्यूस करके उसको कंट्रोल किया और मैनेज किया, उसको गाइड किया, प्रॉब्लम सॉल्व। पीरियड किट आपने जैसे बोला था कि पीरियड किट की तैयारी पेरेंट्स ने करनी चाहिए, स्कूल में भी होना चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली पीरियड किट होता क्या है? देखिए, अब एक 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 प्रकार का एक अवेयरनेस ग्लोबली चल रहा है कि भई आपके पास में पीरियड किट रेडी रखिए, जिससे कि आपको लगे कि मैं इक्विप्ड हूँ, मैं रेडी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो उसमें एक पाउच है जिसमें सैनिटरी नैपकिन है, कुछ वाइप्स हैं, सैनिटाइज़र्स हैं एंड मेबी एन अंडरगारमेंट एक्स्ट्रा स्पेयर कि अगर खराब हो गया तो आपके स्पेयर अंडरगारमेंट हो। और एक छोटा-सा पाउच जिसमें यूज़्ड अंडरगारमेंट या यूज़्ड सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज़ किया जाए। सो इस प्रकार से एक किट बना के रेडी कर सकते हैं। सो एक स्कूल कैन आल्सो हैव दैट और आजकल डिस्पोजेबल अंडरगारमेंट्स भी मिलते हैं। सो ये किट में रेडी करके रख दिया तो बच्चे को लगेगा कि हाँ, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं यस, नाउअडेज़ आई हैव सीन इन मेनी एडवर्टाइज़ चॉकलेट भी दिया जाता है उस किट में, ताकि है। इमोशनली आल्सो वी फील गुड। आप शुगर मत दीजिए बच्चों को, दिस इज़ चीटिंग। So now let's move ahead to our next segment that is important, मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल सपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा ये, बिकॉज पहला पीरियड आने पर लड़कियों को डर लगता है, वो घबराहट, परेशानी, कंफ्यूजन महसूस करती है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप पहला पीरियड आने के पहले ही उससे मेंटली प्रिपेयर करें कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये एक स्वाभाविक चीज़ है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई खराबी नहीं है, आप बेझिझक रेडी रहें, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। दूसरा, उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बॉडी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरे बॉडी का नॉर्मल चीज़ है, इसको आपको सोचना नहीं है। बिकॉज़ अगर ये बच्चे के दिमाग में डाल दिया, बेटे ये आपके शरीर की गंदगी है जो बाहर निकल रही है, तो उसको लगेगा हुँ, कुछ गंदा हो रहा है मेरे साथ। तो यस। उसको ये मत यूज़, आप नेगेटिव वर्ड्स कभी मत यूज़ कीजिए कि हाँ, मेरी बच्ची को मेंसेस आ गया, इतनी जल्दी बड़ी हो गई, ये तो जल्दी सयानी हो गई। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये उन्हें फ़ील कराते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ में। ऑन द कॉन्ट्री उसको पॉज़िटिव बॉडी इमेज दीजिए कि ओह! अब तुम्हारा बॉडी इज़ रेडी फॉर बिकमिंग एन एडल्ट एंड यू आर नाउ गोइंग टू बी अ मैच्योर्ड एंड एडल्ट पर्सन। सो दैट पॉज़िटिव अप्रोच शुड बी द अप्रोच दैट वी यूज़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसे ये चीज़ बताइए कि ये फिजियोलॉजिकल है और ये कह रहा है कि अब आपका शरीर परिपक्व है आगे के रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए और आगे के जीवन के लिए। सर नेक्स्ट सवाल इज़ कि इस समय पर घर वालों का सपोर्ट कैसा होना चाहिए? स्पेशली माता-पिता का? देखिए, ये तो ऐसा है ना कि अगर हम ये चीज़ को ना समझें, इसकी वैल्यू ना समझें, सो आपके बच्चे के इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल तीनों हेल्थ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। अब आपको एक-एक किस्से सुनाऊँगा तो आप शॉक्ड हो जाएँगे, इतने स्कूल्स में इतने सालों से लेक्चर दे रहा हूँ। कभी-कभी पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हम तो पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में जो सीनियर पॉपुलेशन है, मतलब जो हुँ, उनकी मदर है या मदर इन लॉ है
or या they are very non supportive and they are having very rigid rules. Now that can have a negative impact on the child. एक बच्ची मुझे पूछती है, डॉक्टर अंकल, पीरियड्स के समय हमें ज़मीन पे क्यों सोने का कहा जाता है? मतलब आज के ज़माने में भी आप अगर बच्चे को बोल रहे हो गद्दे पे नहीं ज़मीन पे सोएं, तो व्हिच इज़ अनफेयर, बिकॉज़ उस ज़माने में गद्दा खराब ना हो उसकी वजह से ज़मीन पे या कहीं पे सोने के लिए सोचते होंगे। अब आपके पास में सैनिटरी नैपकिन्स है, आजकल तो नाइट के लिए स्पेशल पैड्स है विद एक्स्ट्रा विंग्स एंड एक्स्ट्रा यस। एब्ज़ॉर्बेंट, सो आप वो पहनेंगे तो आप कंफर्टेबली सो सकते हैं। और वर्स्ट केस सिनेरियो आप वहाँ प्लास्टिक शीट डाल के उसको क्लीन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो बच्चे के दिमाग में ये ना डालें। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं हमें अलग थाली में खाना दिया जाता है और अलग बर्तन में दिया जाता है। देखिए ये आप लोगों को अपने बच्चे में नेगेटिव थॉट डालने का जो विचार है उसको हटा देना चाहिए। समटाइम जैसे कि बच्चों को खेलने नहीं जाना है, मिंगल नहीं कर सकते। अगेन यू आर स्टॉपिंग योर चाइल्ड फ्रॉम डेवलपमेंट। इमेजिन एक लेडी है जिसको हर 30 दिन में 3-4 दिन ब्लीडिंग होती है। सो अप्रॉक्सिमेटली 10 टू 15% ऑफ हर लाइफ शी विल बी हैविंग मेंस्ट्रुअल डेज़। सो आप अपनी बच्ची को 15% हैंडीकैप दे रही हैं, पहले से ही दूसरों कंपैरिजन में। आप दूसरे और फिर आप कहते हैं कि हमारी बच्ची बेटों की बराबर है, तो फिर आप कैसे उसको बराबर कर सकते हैं? तो आपको उसे फ्रीडम देना है, अपॉर्च्युनिटी देना है, और अगर पेरेंट्स कन्विंस हो गए, तो बच्चे को कन्विंस कर सकते हैं। और अगर पेरेंट्स कन्विंस नहीं है, तो वो नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप पहले अपने मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस निकालें, जिससे कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा, सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य दे सकें। तो बहुत बार ऐसे होता है कि बिंग पेरेंट्स हम उतना बात नहीं कर सकते बच्चों के साथ, या बच्चे भी पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ ऐसे खुल के बात नहीं कर सकती। तो ऐसे वक्त में क्या कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स? हम अगर हम ये बातें उन्हें नहीं बता सकते, तो वो कैसे, हम लोग ये चीज़ कैसे हैंडल कर सकते हैं? आई टेल यू, आजकल ना कई स्कूल्स में हम मदर डॉटर सेशंस करते हैं, जिसमें या पेरेंट डॉटर सेशन करते हैं, जिसमें मदर्स या फादर्स या बोथ ऑफ देम हुएवर वांट्स टू कम, इट इज़ देयर कॉल, दे अटेंड द सेशन विद देयर चाइल्ड। ओके। और जब हम वो सेशन करते हैं तो उसका सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वी ओपन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड। ज़्यादातर पेरेंट्स हमारे पास आके कहते हैं कि हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं कब करना है। हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि क्या बताना क्या है। बताना है? और हम बात तो करना चाहते हैं, हमें पता नहीं कि कितना बताना है। हाँ। सो ये कब, क्या, कितना और बहुत अहम कैसे, सवाल है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आंसर्स बड़े आसान हैं। आप एक बार आपके टीचर से बात करें, हर स्कूल में रिसोर्स होता है, आप वो उनसे हेल्प लीजिए, वो गाइड करेंगे। आपके स्कूल में अगर ये नहीं हो रहा है बच्चे के स्कूल में, तो प्लीज़ आस-पास किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ या चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करें, वो वहाँ आकर आके फ्री में लेक्चर देके जाएँगे। हमारे फॉक्सी जो पेरेंट बॉडी है, हमारा गायनेक एसोसिएशन है, आई एम ट्रस्टी ऑफ द एसोसिएशन ऑफ फेलो गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ वेस्टर्न सबर्ब्स। हम ये फ्री लेक्चर्स स्कूल्स में जाके देते हैं एज़ डॉक्टर्स। वी आर डूइंग इट एज़ अ सोशल सर्विस, सो यू प्लीज़ आस्क देम, यू विल फाइंड पीपल टू डू द नीडफुल। आप जाके अपने डॉक्टर से पूछें कि मुझे मेरी बच्ची के साथ बात करना है, आपके डॉक्टर आपको और आपकी बच्ची को टाइम देंगे। जैसे हमारे हॉस्पिटल में लेनेस्ट में हम रेगुलरली, हमारे यहाँ जो बच्चे डिलीवर भी होते हैं तो बाद में हमारे पास में जब वो बड़े होते हैं उनकी मदर्स लेके आती हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़, वी वांट टू डू दैट पेरेंटिंग सेशन। सो वी डू दैट सेशन वेयर वी गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन अबाउट नंबर 1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नंबर 2 ग्रोइंग अप ईयर्स में किन बातों का ध्यान रखना है, नंबर 3 इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एक्सरसाइज, नंबर 4 वी ऑल्सो टीच देम अबाउट हाइजीन प्रैक्टिसेस, नंबर 5 motivation for education and studies at this age, how to handle their mood swings and emotional challenges, how to know about the common diseases at that age, vaccination and immunization क्या होना चाहिए इस उम्र में, वो उसे समझाया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड टच बैड टच तो उन्हें सीखा ही होता है, लेकिन हाउ टू से नो when they feel that something is not happening to their convenience and comfort, which is going to have an impact on their future mental and physical well-being। तो ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं और उसमें हम पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, जिससे कि अब वो बेझिझक अपनी मम्मी को या अपने फादर से बात कर सके। सो मोस्टली ना ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चियों से कि दर्द होता है और ये दर्द क्यों होता है? तो इसका जवाब क्या दे, और क्या ये दर्द कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, मेंसेस के साथ में कभी-कभी दर्द होता है और ये जो दर्द होता है वो इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस में थोड़ा क्रैम्पी फीलिंग आता है। फिर जो हार्मोन जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ हुआ थोड़ा-सा, तो उसकी वजह से थोड़ा क्रैम्पी फीलिंग आता है, सो व्हिच इज़ कॉमन। पर अगर वो दर्द बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि उसका रूटीन लाइफ गेट्स अफेक्टेड, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्योंकि हमें पता लगाना है कि कहीं वो डिस्मेनोरिया प्राइमरी तो नहीं है, उसकी वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मतलब कि उसके अंदर कोई यूट्रस में कोई एब्नॉर्मैलिटी, जैसे मैंने बताया कि कभी-कभी यूट्रस के शेप में प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर कभी कोई और कोई लीजन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें रूल आउट करनी होती हैं। उसके बावजूद अगर जो मामूली दर्द है, तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि बच्चे को एक्सेप्ट होना कि हाँ, मेंसेस है, उसमें हल्का दर्द आएगा, इट्स ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी डेंजरस। सेकंड स्टेप है कि उसको अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है,
तो उसको आपको ये पता लगा के एक बार रूल आउट कर दे कोई बीमारी नहीं है, तो ऑटोमैटिकली उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो बेटर हो जाता है। देन वी आल्सो कैन आस्क हर टू डू सम एक्सरसाइज़ेज़ एंड स्ट्रेचेज़ एंड योगा व्हिच विल हेल्प हर। फिर भी पेन कम नहीं हुआ तो आप हॉट वाटर बैग दे सकते हैं, लेकिन याद रखें एक बार बच्ची को गरम-गरम बैग लगाने से पानी निकल गया और छाले पड़ गए थे और लेके आए थे हॉस्पिटल में। ऐसा ओह बेवकूफ़ी नहीं करना। माय गॉड! सो यू हैव टू बी वॉचफुल अबाउट दोज़ हीटिंग पैड्स एंड दिस कि बच्चे को आपको हैंडल करना भी तो सिखाना पड़ेगा ना, उनको तो पता नहीं। देन उसके बाद में अगर इसके बाद भी और भी नहीं फ़र्क पड़ा, तो देयर आर सम मेडिकेशंस व्हिच योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब टू हेल्प हर ओवरकम these things. Sometimes it is as simple as multivitamins, antioxidants, and things like raspberry extract or maybe star flower extract or similar such thing, vitamin E, ये सब चीज़ें जो एक्चुअली हॉर्मोन्स नहीं है एंड स्टिल इट हेल्प्स इन पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंसेस में मदद करते हैं। और फिर भी नहीं हुआ तो डॉक्टर आपको और इलाज करेंगे। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस व्हिच आर देयर। बट सबसे पहला वापस से मैं जा रहा हूँ, बच्ची को अगर समझाया जाए कि बेटा थोड़ा बहुत दर्द कभी-कभी होगा तो चिंता नहीं करो, इट्स ओके। लेकिन अगर बहुत सीवियर दर्द है तो हमें ये भी तो रूल आउट करना है एट अ लेटर एज। छोटे बच्चों में नहीं होता है, बट अब इन अ लेटर एज व्हेन दे बिकम अ लिटिल बिगर, बीमारियाँ जैसे कि ओवेरियन सिस्ट ना हो, एंडोमेट्रियोटिक लीजन ना हो। एंडोमेट्रियोसिस एक परिस्थिति है जहाँ मेंसेस बाहर आने की जगह कुछ सेल्स अंदर पेट में ही रह जाते हैं और अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बाहर की जगह अंदर ब्लीडिंग होती है एंड दैट कैन लीड टू सिस्ट और दैट कैन लीड टू पेन। सो वो भी हमें रूल आउट करना पड़ता है। सो वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द पेन इज नॉर्मल पेन जो मेंसेस के साथ में आ रहा है या कोई मेजर इशू है। सर आपने अभी तक बहुत से स्कूल कॉलेजेस में इसकी जानकारी दी है, मोस्टली स्कूल्स में। तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है कि जहाँ की सोशल मीडिया या गलत इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स असर इसका डायरेक्टली उस बच्ची के मेंटल हेल्थ पे हुआ है? या जैसे वो मैंने किस्सा बताया था बच्चे ने बोला ब्लड देख के कि हाँ तू हाँ, मरने वाली है। मरने वाली है। ऐसे कई बार ऐसे किस्से होते हैं कि जैसे कई स्कूल में हम जाते हैं तो दे हैव सम मिथ एंड मिसकंसेप्शन। जैसे अभी मेंसेस आ गया तो मेरी हाइट बड़ी होनी बंद हो जाएगी। हुँ, मेंसेस आ गया तो अब मेरी शादी करा देंगे। मेंसेस आ गया तो मुझे बाहर खेलने नहीं जाने मिलेगा। मेंसेस आ गया तो मुझे बाहर जाने नहीं देंगे और बोलेंगे कि घर में ही बैठे रहो। तो ये जो सारे जो मिथ्स हैं, वो बच्चे के दिमाग से निकाल देने हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कई बार हम कई स्कूल्स में जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि बच्चों को इसके बारे में जानकारी तो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ़ लड़कियों को देते हैं और हाँ, लड़कों को नहीं देते। लड़कों को नहीं ये तो देते। गलत है, क्योंकि लड़कों को भी तो देना ज़रूरी है और कौन देगा? हम नहीं जवाबदारी लेंगे तो कौन लेगा? फिर बच्चों को जो लड़कों को समझ में नहीं आता है, वो इस मेंसेस के मुद्दे पे लड़कियों को टीज़ करते हैं एंड इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो हमें मेंटली बच्चियों को भी एम्पावर करना है, लेकिन हमारे लड़कों को भी एम्पावर करना है बिकॉज़ उन्हें उनको भी पता होना चाहिए। फिर बच्चियों को ऐसा लगता है कि ये मेंसेस ऐसी चीज़ है जो खाली मेरे को, मम्मी को, दादी-नानी को, मासी-बुआ को पता है, लेकिन पापा लोग को नहीं पता है। हाँ, उनके सामने बात नहीं करनी है। और ये भी मिथ है। आप अपनी बच्ची को बताओ कि नहीं पापा को ये सब चीज़ के बारे में मालूम है, इट इज़ नॉर्मल। बिकॉज़ अगर आप घर में नहीं हैं और उसको मेंसेस हो गया अगर सपोज़ और पापा घर में हैं, तो वो क्या बच्ची पापा से मदद नहीं माँग सकती है? सो यू नीड टू लेट द चाइल्ड नो कि इवन डैड अंडरस्टैंड्स एंड नो दिस, इफ यू वांट हेल्प डैड विल बी देयर टू हेल्प यू। सो ये एक मैसेज जाना चाहिए। सेगमेंट 5, परिवार और स्कूल की भूमिका। स्कूलों में पीरियड के बारे में एजुकेशन देना क्यों ज़रूरी है? एज़ अ डॉक्टर आपको क्या लगता है? व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? देखिए मैं आई मीन 25 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था उस वक़्त मैंने इस पे प्रेज़ेंटेशन दिए थे और मैंने इंटरनेशनल कांग्रेसेस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी दिए थे। उस ज़माने में ऐसा माना जाता था कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात किया ना, तो बच्चों के अंदर गलत प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। अब साइंस ने प्रूव किया है कि जब आप बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताते हैं, तो ऑन द कॉन्ट्री उनका पहला जो एपिसोड ऑफ रिलेशनशिप विद पार्टनर है वो डिले होता है क्योंकि उनको पता है कि भई हमें सही समय के लिए रुकना है। नंबर 2 इट प्रमोट्स एंड हेल्प्स इन मोनोगैमस रिलेशनशिप रादर देन मल्टीपल पार्टनर्स। नंबर 3 इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड सेफ प्रैक्टिसेस। नंबर 4 उन्हें गलत लोगों की गलत अप्रोचेस और फोर्सफुल रॉन्ग बिहेवियर से आगाह किया जाता है, तो वो ऑलरेडी अपने आप को प्रोटेक्ट और अपने आप को एम्पावर फील करती हैं। अब यहाँ आ जाता है कि सिंपल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करें तो एवरी स्कूल शुड हैव अ प्रोग्राम ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन। देखिए हम सेक्स एजुकेशन वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, यस, हम रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव। हेल्थ एजुकेशन वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट पर्सनल रिलेशन बट इट्स ऑल्सो अबाउट देयर various other growth, development, and reproductive health, and also about hygiene, and also about nutrition, and also about how your lifestyle has to be better, which will impact your life as such. So हमें सब चीज़ के बारे में जानकारी देनी है। दूसरा चीज़ ऐसा है कि पेरेंट्स को माहौल घर में ऐसा करना है कि बच्चे को
पॉजिटिव सेल्फ इमेज रहे और उसके दिमाग में ये नहीं आया कि क्योंकि मेंसेस आ गया तो हम कम हो गए। नेक्स्ट, आपके टीचर्स को ये समझना है कि समटाइम्स यू मे लैंड अप विद सिचुएशन दैट देयर आर सम पेरेंट्स हु आर ऑन द बैक फुट एंड सम पेरेंट्स हु आर ओवर एंथुसियास्टिक अबाउट द होल थिंग। एक बार मुझे एक बच्ची बोलती है, डॉक्टर मेरा प्रॉब्लम उल्टा है। बोले क्या? मेरे घर में है ना मेंसेस हुआ तो कुछ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड चले गए थे मेरी फैमिली और मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगा कि क्यों बता रहे हो सबको कि मुझे मेंसेस आया है। सो यू एंड वो लोग बोल रहे हैं कांग्रेचुलेशंस और मेरे को पार्टी पे लेके गए रात को डिनर पे कि चलो अभी तो मेंसेस आ गए, लेट्स गो आउट एंड हैव पार्टी। बोले मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था। सो डोंट गो ओवरबोर्ड आल्सो एंड डोंट गो एब्सोल्युटली इन द नेगेटिव जोन। वी हैव टू बैलेंस्ड अप्रोच। अब एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जो पेरेंट्स हैं और जो मदर और जो टीचर्स हैं, उन्हें बच्चे के दिमाग में एक इमोशन डालना है कि ये नॉर्मल है। और मैं हमेशा कहता हूँ बच्चियों को कि देखिए, गॉड हैज़ गिवन यू सुपर पावर। लड़कियाँ पूछती हैं, हमें ही क्यों? व्हाई अस? व्हाई वाई गर्ल्स? अस? व्हाई डू गर्ल्स हैव टू सफर दिस? सो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो डायलॉग था ना एक सुपर हीरो की मूवी का, विथ सुपर पावर्स कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वैसे ही आपके पास एक सुपर पावर है ऑफ प्रोक्रिएशन। आने वाला जनरेशन स्पीशीज सर्वाइव सिर्फ एक फीमेल ऑफ द स्पीशीज की वजह से होता है और मेंस्ट्रुएशन टेल्स अस दैट योर सिस्टम्स आर इन प्लेस। वाओ! सो ये आपका सुपर पावर है। अब सुपर पावर के साथ थोड़ा तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सो बस ये आप याद रखें, कितना भी एक आदमी चाहे, कितना भी एक पुरुष चाहे, वो बच्चा और प्रोक्रिएशन आने वाली जनरेशन को बर्थ नहीं दे सकता। वो सिर्फ एक औरत के पास ताकत है। एंड मेंस्ट्रुएशन इज अ साइन दैट योर सिस्टम्स आर इन प्लेस। वाह! क्या पिता और भाई भी इस टॉपिक पर खुल के बात करनी चाहिए फैमिली में इन्होंने? देखिए, मैं जैसे कहा कि अवेयरनेस होना चाहिए और मेंस्ट्रुएशन को टैबू की तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। इट शुड बी जस्ट अनदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार होता है तो हम बोलते हैं ना, हाँ भाई इसको सर्दी है, हाँ भाई इसको बुखार है, उसके हाँ ये हुँ। ऐसा हम ऐसे तो नहीं करते ना, या छुपा छुपा के नहीं करते। वैसे ही मेंस्ट्रुएशन, हाँ इट्स ओके, शी इज मेंस्ट्रुएटिंग, इट्स ओके। बिकॉज ये बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के साथ में कई लोगों को पीएमएस होता है। रिमेंबर, 75% ऑफ द पीपल विल हैव पेन ड्यूरिंग मेंसेस or premenstrual symptoms or syndrome sometimes during menses, before or after, which can happen in some time or the other in the lifetime. Plus, कम से कम नहीं तो 20% of the girls require guidance, counseling, medications or help to overcome these symptoms. ओके। अब अगर उनके भाई और उनके पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में नहीं आया तो वो सोचेंगे, या फिर हस्बैंड को नहीं समझ में आया तो वो सोचेंगे कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, ये एबनॉर्मल है राइट, ना? राइट। सो अगर उसी वक़्त आपको समझ में आया कि हाँ, ये सिचुएशन है, लेट्स बी अ लिटिल केयरफुल, लेट्स बी अ लिटिल मोर वॉचफुल, लेट्स टाइड द क्राइसिस। ये हर हस्बैंड जानता है अपनी वाइफ को कैसे हैंडल करना है। वैसे ही छोटे बच्चों को भी समझ में आना चाहिए, अब लड़कों को भी, कि उनकी मम्मी भी मेंस्ट्रुएट करती है, तो मम्मी को भी ये सिम्पटम्स होते हैं। अभी लास्ट वीक एक पेशेंट आई थी, वो मुझे बोली कि मेरे को मेंसेस के टाइम पे इतना गुस्सा आता है कि मेरे बेटे पे मैं बहुत चिल्लाती हूँ और बाद में मैं रिपेंट करती हूँ। देन आई फील बैड अबाउट इट कि मैंने इतना क्यों चिल्ला दिया। सो उसको समझाने के साथ-साथ मैंने बच्चे को भी समझाया कि इट इज़ जस्ट अ फेज़, मॉम इज़ नॉट बैड, इट इज़ जस्ट अ फेज़ दैट शी इज़ गोइंग थ्रू एंड वन्स शी फील्स बेटर, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। सो हस्बैंड्स, भाई भाई। and male members हुँ। and also I would say fathers फादर्स। should understand that this is a communication they should not be scared about. ग्रेट। परिवार और समाज में पीरियड के बारे में गलत धारणाएँ कैसे दूर कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? आज भी है ऐसी धारणाएँ? ये हम सबकी जवाबदारी है। ये समाज की ही जवाबदारी है कि धारणा को हटाएँ। ये हम सब डॉक्टर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, मीडिया प्रोफेशनल्स, आप सब, हम सब की जिनकी जवाबदारी है कि नॉलेज को आप डिसेमिनेट करो, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर सही ज्ञान सबको मिलेगा तो अपने आप गलत धारणाएँ भाग जाएँगी। सर मैं एज़ अ डॉक्टर आपको पूछना चाहूँगी कि आपके पास बहुत पेशेंट आते होंगे। बहुत से आप देखते होंगे कि ये मिथ्स है, परंपरा है, इसका और साइंस का कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये तो रिपीटेड अवेयरनेस एंड रिपीटेड कन्वर्सेशन से ही सॉल्व होगा। बातचीत से ही इन बातों का हल निकलता है और वो धारणाओं को बदलने में समय लगेगा, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप हार ना मानें, आप ये समझिए कि आपकी एक जनरेशन पहले ने जो धारणा बनाई है, आप उस धारणा को कैसे बेहतर करके अगले जनरेशन को प्रताड़ित ना करें, ये आपकी जवाबदारी है। पहला पीरियड आने से पहले बच्चों को क्या-क्या तैयार कैसे करना चाहिए? बच्चे को कैसे तैयार करना चाहिए? जैसे आपने अभी तक बताया था, तो इन शॉर्ट क्या कहेंगे इसी के बारे में? देखिए, बच्चे को आप पहले नॉलेज दें,
उनको आप ये चीज़ के बारे में आप या तो स्कूल में लेक्चर हुआ होगा तो उसके बाद आप उनसे बात करें, या अगर नहीं हुआ है तो आजकल बहुत सी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में फ्रॉम अ गुड नॉलेजेबल सोर्सेस से आप ले सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं। एंड देन उसके बाद में बच्चे को हाइजीन के बारे में आप बात करें, एक्सप्लेन करें उसे। You need to speak about sanitary napkin, you need to explain about washing private parts, you need to explain about एक्सेसिव प्यूबिक हेयर को कैसे हैंडल करना है। ये सब चीज़ें आपको बात करनी है पेशेंट बच्चों के साथ में, तब उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। न्यूट्रिशन और डाइट कैसे रहे? क्या शामिल कर सकते हैं? व्हाट इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन एंड डाइट? देखिए, एक कॉमन चीज़ है, ऐसा कहते हैं कि अचार खाने से, तला हुआ खाने हाँ, से हाँ। मेंसेस में दिक्कत आ जाती है, ऐसा। यस। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा होता नहीं है। बट ऑयली, स्पाइसी, तीखा मसाला अगर आप खाते हैं और उस वक़्त कभी-कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ब्रेकआउट्स आते हैं एंड एक्सेसिव सेक्रीशंस, एक्ने एक्ने आ जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि वो खाने-पीने से हुआ है। इट मे बी बिकॉज़ ऑफ हार्मोन्स आल्सो। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इर्रिस्पेक्टिव अगर आप हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट खाते हैं, तो इट हेल्प्स यू इन हैविंग लेस पेनफुल एंड प्रॉपर मेंसेस। प्लस हर हीमोग्लोबिन मतलब हर स्त्री में मेंसेस अगर हैवी होता है तो हीमोग्लोबिन कम होने की कम संभावनाएं होती हैं। सो आयरन रिच डाइट भी उसको दीजिए। हालांकि विद इन अ फ्यू आवर्स आपका जो ब्लड लॉस है वो कंपेंसेट हो जाता है, लेकिन लो तत्व की कमतरता होगी तो अगर हैवी ब्लीडिंग होगा तो और बदतर होते चले जाता है। सो प्लीज आयरन रिच डाइट देंगे तो कंपनसेशन फास्ट हो जाता है। सो फिजिकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? एक्सरसाइज कोई आप सजेस्ट करेंगे बच्चियों के लिए? Stretching exercises works, and you also, I want to say that you can do some yoga and some asanas which are very useful. Contact and consult some good yoga teacher who's been professionally trained. आजकल fly by night anyone and everyone goes on the YouTube channel and बोलते हैं मैं योगा मास्टर हूँ, ऐसा नहीं होता। आप प्लीज उसके बारे में appropriate ज्ञान लें, and then if you meet the right people it will really help you in a big way. कैसे ध्यान रखें कि अगर मैंने बच्ची को बताया, सब कुछ पूरी जानकारी दे दी, फिर भी अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है या शी इज़ फीलिंग घबराहट है, शर्म है, तो कब ये स्टेप लेनी चाहिए कि उसे काउंसलिंग करवाएँ? देखिए, इफ इन डाउट आस्क फॉर हेल्प, सिंपल। ओके, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है, हर स्कूल में रिसोर्स होता है, टीचर्स होते हैं, साइकोलॉजी होता है, उनसे मदद लें, या आप अपने डॉक्टर के पास, गायनेक के पास ले जाएं, वो काउंसिल कर देंगे। और हर गायनेक एंथुसियास्टिक होता है आपकी बच्ची से बात करके उसको ज्ञान देने में, क्योंकि हमें ये चीज़ लगता है कि आने वाली जनरेशन को अगर हम नहीं ध्यान रख सके तो फिर हमारा फ़ायदा ही क्या। सो हेल्दी रूटीन क्या कहेंगे इसके बारे में? व्हाट विल बी द हेल्दी रूटीन? सो इफ अ गर्ल इज मेंस्ट्रुएटिंग यू नीड टू मेक हर अंडरस्टैंड कि उसे हाइजीन का केयर करना है, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन लेना है, डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है। अगर उसका प्राइड व्हेन शी इज ट्रैवलिंग टू द स्कूल, आस्क हर टू हैव दैट एक्स्ट्रा किट, एक्स्ट्रा सेट, जिससे कि उसका अगर कपड़े गंदे हो जाए और उसे चेंज करना है तो उसको दिक्कत ना हो। उसके दिमाग में वो जो फिनिकी फीलिंग है कि अरे गंदा हो जाएगा शरीर का, वो निकालें। उसे बोले कि इट इज़ नॉट बैड ब्लड, इट इज़ जस्ट द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस विच इज शेड आउट एवरी मंथ। बच्चादानी के अंदर का एक लेयर है जो हर महीने शेड ऑफ होता है, ये कोई शरीर की गंदगी नहीं है। और अगर हमने वो वर्ड गंदगी गंदगी यूज़ किया ना तो उनके दिमाग में छप जाए कि मेरा शरीर में कुछ गंदा हो रहा है, तो वो चीज़ आपको समझाना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खाने पीने का जो पैटर्न है उसका सिस्टमेटिकली फॉलो करो और उसको गुड न्यूट्रिशियस डाइट दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, थाली तुम्हारी अलग हो, प्लेट तुम्हारा अलग हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर, हमारा लास्ट सेगमेंट ट्रू और फॉल्स, सच या झूठ। सबसे पहले पहला पीरियड मतलब लड़की अब शादी के लिए तैयार है। आंसर इज नो, बिकॉज आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन स्टार्ट हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि शरीर तैयार है। नंबर टू, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और इवन आपके बॉडी के फिजिकल ताकत के रूप से आप तैयार हैं। सो इट्स नॉट, सो स्ट्रांगली फॉल्स। ओके। टू, पीरियड में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि ओव्यूलेशन के समय देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिटल स्मर्ज, कभी-कभी थोड़ा स्पॉटिंग हो सकता है और लोगों को लगता है मेंसेस है, एंड एग्जैक्टली वही टाइम पे एक्चुअली प्रेगनेंसी टिकने के चांसेस अच्छे होते हैं। सो कभी-कभी ये मिस्टेक हो सकता है। सो आई थिंक डोंट रिलाई टू मच ऑन दैट, बट हाँ, चांसेस बहुत कम होते बहुत हैं। कम है। पीरियड्स के दौरान कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। फॉल्स, आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट खाली ये केयर करें कि आप आपके हाइजीन का केयर करके साथ-साथ ऐसा नहीं हो कि एक्सरसाइज में सबसे बड़ा डर रहता है कि कुछ कपड़े खराब ना हो, या आप उसका केयर करें, आप बिंदास एक्सरसाइज कीजिए। सेम वे सर, अगर पीरियड है तो लड़की को बाहर नहीं निकलना चाहिए। फॉल्स, यू कैन लिव योर लाइफ। आप अपने बच्चे को या अपने आप को 15% हैंडीकैप नहीं देना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि मेंसेस आपका सपोज 28 डे के साइकिल में अगर एक 5 दिन मेंसेस होता है तो आप इतने दिन अपने आप को आउट ऑफ वर्क तो नहीं रख सकते।
तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पहला पीरियड जितना जल्दी आता है वो उतना अच्छा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सही समय पे आना ही सही है। बहुत जल्दी अगर आ जाता है, अगर सपोज़ 9-10 इयर्स के पहले आ जाता है, तो भी दिक्कत हो जाती है। सो ऐसा कोई बात नहीं है। ओवर द इयर्स नाउ एवोल्यूशन के हिसाब से पीरियड जल्दी होते जा रहा है, बट दैट डज़न्ट मीन कि अर्लियर इज़ बेटर। से ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछूंगी कि पीरियड्स अगर है तो हम भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, यानी हम भी टेंपल नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, पूजा अर्चा नहीं करना है, श्लोक नहीं बोलना है, इसके बारे में क्या इसका कहेंगे? डिप्लोमेटिक आंसर तो होगा डॉक्टर की तरफ से, नो कमेंट्स। लेकिन एज़ अ साइंटिफिक पर्सन मेरा आंसर है फॉल्स। एक्चुअली स्पीकिंग आप ये चीज़ साइंटिफिकली तो ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा आंसर एज एन इंडिविजुअल है कि जो चीज़ हमारे कल्चर और हमारे समाज में है, हमें उसको फॉलो करने में अगर दिक्कत नहीं तो क्या खराबी है। सो हमारे अगर फैमिली मेम्बर्स को अगर ये चीज़ दिक्कत करती है, तो आपको क्या मज़ा आएगा दूसरों को तकलीफ देने में, आपको क्या मज़ा आएगा दूसरों को पीड़ा देने में। सो वो चीज़ जो हमारे कल्चर में एब्सोल्युटली घुसी हुई है कि हाँ भाई इस समय हमें, सो उसके पीछे हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि हाँ भाई इन चीज़ों का केयर करो, हम चाहते हैं कि आपके अंदर हाइजीन हो और आपको लोड कम हो। ऑन द कॉन्ट्री, घर में खाना बनाना, पूजा करना, ये सारे जो काम हैं, उस वक्त पानी भरने के लिए नदी तालाब पे जाना बंद और कुएं पे जाना, ये सब मेहनत वाला काम था। उससे दूर रखने के लिए आपको 3-4 दिन का आराम दिया गया था, उसका फ़ायदा उठाएं आप। सो वो चीज़ आप फॉलो करें। So if you ask me, I believe that we should not push ourselves against people and get into argument and debate when it can be easily managed by not entering into that. बट अगर साइंटिफिकली सोचे तो एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाइजीन अगर आप केयर करें, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट अगर आप अपनी मर्जी की वजह से किसी को अगर आप दुख पहुंचाएं या तकलीफ पहुंचाएं, तो एक प्रकार का सामाजिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। इसी के साथ आज भी बहुत से घरों में देखा जाता है कि किचन में काम करना मना रहता है अगर पीरियड्स है तो। पानी नहीं छूना है, किचन में काम नहीं करना है। जैसे ही पीरियड्स आता है तो पहले दिन आपको स्नान करना है और तीसरे दिन के बाद। इसके पीछे कोई साइंस है? देखिए, अगेन आई ऑलवेज से दैट जब ये बना गया था, रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स किया गया था, उस वक्त बहुत ही कुछ चीज़ें अलग थी। हाइजीन प्रैक्टिसेस नहीं थे। उस वक्त आपके पास में क्लीनलीनेस प्रोटोकॉल्स नहीं थे, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स नहीं थी, आपके पास में सैनिटाइजर्स नहीं थे, आपके पास में सोप्स एंड अदर केयर नहीं थे। सो हाइजीन इश्यूज मैटर करता था उस वक्त बहुत, इसलिए ऐसा होता था कि भाई उस वक्त थोड़ा अपने आप को क्लीन रखो, दूर रखो। दूसरा, मेंसेस के टाइम में चिड़चिड़ापना बहुत हो जाता है, इरिटेबिलिटी बहुत हो जाती है, तो आपको थोड़ा रेस्ट मिलता है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो अच्छा है। किचन में बहुत सारे जन एक साथ घुस के काम करेंगे, मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। वैसे अगर अगर बहुत सारे लोग अगर किचन में हैं, लेडीज या जेंट्स वॉट एवर, आजकल तो जेंट्स भी किचन में जाते हैं, तो यू डोंट वांट अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट एंड डिस्टर्बेंस बिकॉज द डिस्कम्फर्ट। सो इट इज ऑलवेज विद दैट माइंड सेट इट मस्ट हैव सेड। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम कह दें कि मैं किचन में नहीं जाएँ, तो हाँ, घर में बच्चे को खाना कौन बना के देगा, कहाँ से क्या होगा। न्यूक्लियर फैमिली के ज़माने में इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली feasible. So scientifically, there's no way that you should stop yourself. Just maintain your hygiene, maintain your cleanliness, see to it that you take care of your health, और आपकी बॉडी को अप्रोप्रिएट रेस्ट मिलता है, फिर आप चाहे जो जीवन में काम करना चाहे कर सकते हैं। पीरियड्स में पेन किलर खाना सही है? नहीं, अगर आपको हर रोज हर पीरियड्स के समय रेगुलरली पेन किलर लेना पड़ रहा है, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि ऐसी परिस्थिति क्यों है। रिमेंबर, पेन किलर्स परपेचुअली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेना इज डेंजरस फॉर योर बॉडी, एंड लॉन्ग टर्म में इट कैन इफेक्ट योर बॉडी पार्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल सम पेन किलर्स कैन कॉज ट्रबल टू योर किडनी। तो आप नहीं चाहते हो कि आप बाद में किडनी खराब कर लो अपनी ये पेन किलर ले लेके। सो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको गाइडेंस दिया है और आपको लो डोज में कोई सजेशन दिया है कि पीरियड्स के लिए, डिस्मेनोरे के लिए आपको ये पेन किलर यूजफुल है और ले सकते हैं, तो ही लीजिए। पीरियड्स में हम लोग अचार या पिकल नहीं खा सकते? ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो आप खा सकते हो, लेकिन याद रखें कि बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, रिफाइंड शुगर, जंक फूड खाएंगे अगर पीरियड्स में या नॉन पीरियड्स में, तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ। पीरियड्स में चॉकलेट खाना बहुत बेनिफिशियल होता है। ना तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपको चॉकलेट बहुत पसंद है। एक्चुअली इट इज़ अ फ़ील गुड थिंग, नो? आप लेते हो तो आपको अच्छा लगता है, तो यू फ़ील नाइस एंड दैट्स व्हाई यू हैव इट, इट्स ओके। बट आपने अगर सोच लिया कि नहीं करेला बहुत टेस्टी होता है, तो आपको करेला भी अच्छा लगेगा। डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वी हैव कवर ऑल द थिंग्स फ्रॉम बेसिक ABCD टू दी एडवांस। मिथ्स पे बहुत से हम लोग के आज जो मिसकम्युनिकेशन रहता है या जो मिथ्स रहते हैं वो भी आज क्लियर हो गए। तो जाते जाते टिप्स क्या देंगे सभी बच्चियों को, पेरेंट्स को, गार्डियंस को, और कौन से जो मिसकम्युनिकेशंस है या जो धार्मिक हम लोग बोलते हैं कि ये जो धारणाएं हैं जो चेंज होनी चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट कीजिए।
हमारी बच्ची बहुत प्रेशियस हैं और हमारी जवाबदारी है कि हम उन्हें इमोशनली और साइकोलॉजिकली ये फ़ील कराएँ कि ये पीरियड्स नॉर्मल है, माहवारी नॉर्मल है, मेंसेस इज़ नॉट अ डिज़ीज़। अगर एक बार उनके दिमाग में ये बॉडी पॉज़िटिव आ गया, सो वो बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। याद रखिए, नॉलेज या जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। इसे यूज़ करें और इसे फैलाएँ और सबको बताएँ कि अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंट बनाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइजीन इश्यूज कैन बी ए कंसर्न अगर आपने केयर नहीं किया। तो हमारे बच्चियों को समझाएं कि वो इन्फेक्शन से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, बिकॉज यदि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं और अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो आगे आने वाले उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, उनके आने वाले जीवन के लिए उन्हें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ाएगा। आज का ये एपिसोड आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते रहेंगे दोबारा ऐसे ही और मुद्दों के ऊपर और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।